अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की इंटर्नशिप का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 P's इन साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, 4 P's बेसिकली ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिसको हम फॉलो करके तो अपनी डायग्नोसिस और अपनी ट्रीटमेंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, 4 P's ऐसी कॉन्सेप्चुलाइजेशन है जो फॉर्मुलेशन करती है ट्रीटमेंट की, कि आया हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको फॉर्मुलेट करते हुए उसकी ठीक होने के चांसेस, उसकी बेहतरी के अंदर रुकावटें क्या हैं, पहले से उसके अंदर कितनी नौइयत मौजूद है खराब होने की, और उसके रिलैप्स के चांसेस क्या हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन इन थेरेपी। फॉर्मुलेशन इन थेरेपी इज लाइक पर्सनलाइज्ड पजल सॉल्विंग प्रोसेस। ज़ाहिर है उनको तरतीब देना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि कौन सी चीज़ किस पे कितनी असरअंदाज हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पहले से इसके अंदर मौजूद थे। मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स में एक बीमारी चली आ रही है या एक एंजाइटी के अनासिर हैं, माँ बाप बहन भाइयों या खानदान के किसी फर्द को पहले से स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका हुआ है। ठीक है, या फिर ओसीडी उनकी फैमिली में रन करता है, तो वो अभी प्री डिस्पोज है, इसके चांसेस हैं कि उसके अंदर भी ये मुंतकिल हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जो लाइकलीहुड डेवलप करता है एक पर्टिकुलर मेंटल इलनेस में कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ठीक है, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे मेंटल इलनेस है, वो हम आपको बताते हैं। वो है ऑटिज्म, बाइपोलर, अटेंशन डेफिसिट, मेजर डिप्रेशन, पेरेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिक सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, अल्कोहल और ब्रेन इंजरीज। ये ऐसी हैं जो कि आपकी फैमिलीज में रन करती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपके खानदान में ये है तो लाजमी आपको होगा। बस यही बात आपने एक्चुअली समझनी है। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है कि आपकी फैमिली में ये फैक्टर्स मौजूद हैं, आप प्री डिस्पोज हो इसके, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको भी होगा। रिस्क फैक्टर है, ये एक रिस्क फैक्टर है। ठीक, तो इसी तरह साइकोलॉजिकल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जैसे कि प्राइम पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, न्यूरोटिसिज्म है, लो ओपननेस है, लो कॉन्शियसनेस है, कोपिंग मैकेनिज्म कुछ लोगों के पास अच्छे नहीं होते, जैसे कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे काउंटर करना है। ये चीज अगर फैमिली में माँ बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से किसी एक में भी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसके घर वालों में, उसके बच्चों में ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह सोशल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। अच्छा, अब आपको 3 फैक्टर्स बताए हैं, एक बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। बायोलॉजिकल ये तो ये ना जेनेटिक्स में मौजूद है और वो आगे रन हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल ये है कि पहले से ही माँ की कोपिंग मैकेनिज्म, अगर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, माँ की कोपिंग मैकेनिज्म अच्छी नहीं है और वो अच्छे से चीजों को टैकल नहीं करती, तो लाजमन फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों में वो मैकेनिज्म मौजूद हो और उनको भी अब सही से स्ट्रेस को कोप करना ना आता हो, या फिर नेगेटिव इमोशंस को कैसे काउंटर करना है ये उन्होंने सीखा ही नहीं माँ से या बाप से नहीं सीखा। ठीक है, इसी तरह सोशल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होते हैं, जैसे क्या जॉब चली गई है, चाइल्डहुड ड्रामा है, सोशल आइसोलेशन है। इसका मतलब कि पहले ही उसका फाइनेंशियल इतना इशू है, बचपन से गुर्बत है, दरमियानी मिडिल एज में भी गुर्बत, तो फिर इसका मतलब कि वो सोशल डिस्पोज है कि वो इस चीज का शिकार हो सकता है। ठीक है, डिस्पोज का मतलब एक्चुअली है ये कि ये खतरे में है। ठीक है, एक बंदा, उसके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप सडन डेथ से फौत हो गए तो वो सोशल डिस्पोज है।
कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है उसको, लेकिन बाकी हम बाद में बात करेंगे कि वो इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाँ वो खतरे से डिस्पोज है। मिसाल के तौर पे एक नर्स काम करती है हॉस्पिटल में, तो वो जरासीम से डिस्पोज है, ठीक है। तो अब वो कैसे बचेगी ये हमने बाद में डिस्कस करना है। लेकिन नर्स जो है वो जाहिर है वो कोरोना के पेशेंट्स को चेक कर रही है, या वो जो है ना वो ऐसे जरासीम वायरसेस के पेशेंट से, या बैक्टीरियल वार्ड में, या ऐसी वार्ड में जहाँ पे थ्रोट के मसले हैं, स्टमक के, तो वो डिस्पोज है। उसका काम है टेस्टिंग। जैसे लेबोरेटरी वाले खून टेस्ट करते हैं तो वो डिस्पोज है, उनके इर्द गिर्द खतरा है, लेकिन उनको बचने का तरीका कैसे बताना वो बात की बात है। तो डिस्पोज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल बताई गई है वो आप बताएंगे मुझे, पढ़िए आपने ये। इसमें बताया गया है कि सम टाइम ये होता है कि आपकी ब्रिंगिंग ऐसे इन्वायरमेंट में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट जो पेरेंट्स हैं, मतलब किसी एक को एंजाइटी का मसला है, तो फिर आप में भी चांसेस होंगे कि आप, क्योंकि आपने उसको इन्वायरमेंटली भी देखा है और वो जेनेटिकली भी हो सकता है कि वो आपके अंदर आ जाए। दोनों फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपने इसको हमारी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में कैसे बात करनी है इस पे, कि वो इंसान प्रीडिस्पोज है, ठीक है। देन यू विल कॉल कि वो जो बंदा है वो एंजाइटी से प्रीडिस्पोज है। तो आपने चांसेस का लफ्ज नहीं बोलना, ठीक है। हाँ, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रीडिस्पोज है, उसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स में भी उसके मदर फादर में से किसी एक को है, और मदर हर वक्त सोशल एनवायरनमेंट में भी ऐसे क्रिएट रखती है, एंजाइटी क्रिएट रखती है, ठीक। परपिचुएटिंग फैक्टर्स सेकंड पी है। अब इसके बारे में बात करते हैं। परपिचुएटिंग फैक्टर्स आर बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मेंटेन और वर्सन मेंटल इलनेस, ठीक है। ऐसे एनवायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स आ जाना जैसे कि सपोर्ट ना मिलना रिलेशनशिप में, ठीक है, जैसे एक इनकम प्रॉपर से नहीं आ रही, जैसे कि फ्रेंडशिप्स का ना होना, ठीक है, दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का ना मिलना एक बदकिस्मती है ना। तो परपिचुएटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो थोड़ा सा उसको तेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि अगर पेशेंट में कौन सा पी हो और कितने पी हो तो वो ज्यादा खतरनाक है, और कितने पीस कम हो तो वो ठीक हो गया, ठीक है। तो पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज है, जैसे कि रुमिनेटिंग है, कोई एक वो गलती कर रहा है जो उसको परपेचुएट कर रहा है, ठीक है, वो उसको मेंटेन नहीं होने दे रहा, उसकी सिचुएशन को वर्सन कर रहा है। तो ऐसे फैक्टर जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और आपकी कैपेबिलिटीज को वर्सन कर देते हैं। कोई दोस्त मिल गया ऐसा। अच्छा, अब आपने उस दिन एक पेशेंट देखी थी जिनका आपने हिस्ट्री भी की थी। दोस्त ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं, है ना। तो वो पहले ही प्रीडिस्पोज थी क्योंकि वो मेंटल इलनेस से गुजर चुकी है, तो उसको सिखा के भेजा था कि आप पहले से इन चीजों को फेस कर चुके हैं, तो आपने ऐसी चीजों के करीब नहीं जाना। अब ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द जो दोस्त कॉलेज में उस लड़की के जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट और बहुत ओवर जॉयफुल थी, हर चीज को एक्स्ट्रा इंजॉय करने वाली और एक्स्ट्रा। तो अब वो बच्ची सोच में पड़ गई कि पता नहीं शायद मैं ठीक नहीं हूँ जो मैं इंजॉय नहीं कर रही, और वो थोड़ा स्ट्रेस का शिकार दोबारा से हो गई। तो उसको परपिचुएटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के स्कूल में लड़ाई हुई और उसको खूब मार पड़ गई, तो ये परपिचुएटिंग है, यानी कि ट्रिगरिंग इफेक्ट, जो चीज को तेज करे, ठीक है। तो थोड़ी सी तीली लगाए, एक्स्ट्रा इफेक्ट पैदा करे, ठीक है। इधर से जो है ना वो पहले ही प्री डिस्पोज था, तो साथ में उसके फादर की या मदर की डेथ हो गई, और वो भी सडन डेथ हो गई, तो वो परपिचुएट हो गया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक पैनिक डिसऑर्डर के साथ पेशेंट है, तो उसको इधर से उसके रिलेटिव वंस की डेथ हुई, ठीक है, आगे पीछे डेथ हुई, तो कुछ अर्से बाद ही उसको हार्ट अटैक भी आ गया। तो ये परपिचुएटिंग फैक्टर्स है, यानी मेंटेन कर रहा है पैनिक डिसऑर्डर को, ठीक है। तो उसकी नाउमीदी और बढ़ गई कि अब मुझे यही एपिसोड आएगी बार बार और मैं ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। अच्छा जी,
In 4Ps and 5P formulation, if we include presenting problems as the fifth P, the perpetuating factors are the ones that make things stuck. Therapy can help to work on these regain maintaining functioning as well. तो perpetuating as simple as word में हम कहते हैं ये maintaining या destroying factor होता है जो उस चीज को या तो बढ़ाता है या घटाता है. परपिचुएटिंग फैक्टर ऐसा भी हो सकता है जो उसको मेंटेन कर रहा है, कम नहीं होने दे रहा. मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है इसी बारे में आप बताओ. इसमें ये बताया है कि अगर उसको स्ट्रेसफुल सोशल इंटरेक्शन मिल रहा है और वो उसी से जो है वो सोशल एंजाइटी का ही है शिकार, तो फिर उसकी वजह से वो परपेचुएटिंग फैक्टर का ही इफेक्ट करेगा उसको, वो चीज़ वो जो है ना वर्सन हो जाएगी उसको. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट है और वो थेरेपी लेकर जाता है, लेकिन पीछे से एक परपेचुएटिंग फैक्टर है जो उसके पैनिक अटैक्स को मेंटेन कर रहा है, वो उसकी मदद. जो वो जब भी थेरेपी लेके जाता है और वो कहता है नहीं इस थेरेपी ने तुम्हें कोई काम नहीं देना, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, वो सारा दिन यही बातें सुनना. जब ये बातें सुननी तो फिर उसके सिम्टम्स मेंटेन रहते हैं. उसको सप्लाई मिल रही है वो नहीं है. तो सपोर्ट जो होती है ना, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत ज्यादा वर्क करती है, परपेचुएटिंग फैक्टर के तौर पे काम करती है. तो बढ़ा देती है या मेंटेन रखती है. थेरेपी में ये बहुत आपने परपेचुएटिंग फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पे ध्यान रखना है कि इस पेशेंट के आसपास ये 4 पीस कौन से हैं. ठीक है. अब हम आते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पे. एक मिस हो गया. प्रेसिपिटेटिंग. हाँ, सेकंड वाला मेरे इसको मैंने सेकंड बना दिया. पर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रेफर्स टू द इमीडिएट इश्यूज events that have caused the person to present with their symptoms and trigger onset. For example, if someone experiences a highly stressful event, breakup of relationship, loss of, or a traumatic event, sexual assault, or then combination of a predisposing factors might explain onset of the mental health. यानी कि ट्रॉमा, एक तरह से कोई इवेंट ऐसा हो गया जो स्ट्रेसर आ गया जिंदगी में, बहुत बड़ा एक स्ट्रेसर आ गया. जो परपेचुएटिंग है वो है क्या है और प्रेसिपिटेटिंग क्या है. इन दोनों में डिफरेंस भी हमने करना है, क्योंकि जब हम डिफरेंस करेंगे तो हम चीजों को समझेंगे. ठीक है. अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग एग्जांपल ये है कि जैसे client often find precipitating factors easy to identify. These factors include event like separation of a romantic partner. ठीक है, मतलब वो कहता है कि इन चीजों ने तो मुझे और भी खराब कर दिए ना, इन चीजों में मैं इस वजह से प्रेसिपिटेट हुआ. अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग एक चीज है जो कि दूध फाड़ती है. प्रेसिपिटेट होता है फाड़ना, ठीक है, फटना, पहले से भरे होना और फिर फटना. कोई ऐसी चीज है ना जिससे कि फट जाना. प्रेसिपिटेट होता है इवेपोरेशन, मतलब ऐसे फट के बाहर आ जाना. तो उसमें मिसाल के तौर पे जो दूध होता है उसको हम किससे फाड़ते हैं? लीमू, सिरके से, लीमू से. तो जब हम उसको फाड़ते हैं तो वो उसकी सारी मतलब फट जाता है पूरा. ठीक है. तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि एक क्लाइंट, एक ऐसा इंसान जो कि जिसके साथ ऐसा इवेंट हुआ, ऐसा ट्रॉमा हुआ कि उसको उसका साथी ही छोड़ के चला गया. ठीक है. उसकी जॉब ही चली गई, उसकी मतलब कि शुरुआत हुई. प्रेसिपिटेट शुरुआत से होते हैं. ठीक है. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं ये, जिसने उनको, वो सादा जिंदगी गुजारा था, अच्छी जिंदगी गुजारा था, नॉर्मल था, लेकिन उसको ऐसा वाकया पेश आया. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक शायद मैंने पहले केस बताया आपको, रियल केस जो हम डिस्कस करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. जैसे एक मदर के बारे में बात बताई थी कि जिसका जवान 18 साल का 19 साल का बेटा जो एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट में फौत हो गया. तो उसकी जिंदगी अच्छी खासी जा रही थी, सब कुछ सेट हो रहा था, लेकिन प्रेसिपिटेटेड फैक्टर ट्रॉमा बना. ठीक है. उसके बाद से फिर वो स्टेबल उस तरह से नहीं हुई जैसी कि पहले थी. तो ये फाड़ने वाला काम करता है प्रेसिपिटेट फैक्टर्स. और जो प्री डिस्पोजिंग है वो पहले से उसके अंदर मौजूद होता है और छोटी छोटी चीजों से ही बाहर आ जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर परपेचुएटिंग फैक्टर ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑनसेट ग्रेजुअली होगा.
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की वजह से हाँ और प्रेसिपिटेटिंग की वजह से सडन ऑनसेट हो देखो ना, अब एक क्लाइंट था, उसके घर वालों में भी ओसीडी था, ठीक है, और उसकी फिर गुर्बत भी आ गई, फिर कोई माँ की फौत हो गई, माँ फौत हो गई या बाप फौत हो गया या बहन भाइयों का लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो ये तीनों पीस आ गए ना, ठीक है। अच्छा, अब एक पी रखते हैं, बाकी दो गायब करते हैं। उसके घर में था, उसके उसके बहन भाइयों में, उसके माँ बाप में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था उसका, लेकिन जॉब उसको बहुत अच्छी मिल गई, पैसा उसके पास खूब था, माँ बाप उसके खुशबाश थे, घर बार उसके खुश था, तो फिर उसको मेंटल इलनेस होने के चांस नहीं है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फिर काम, फिर उसका मेंटल हेल्थ मेंटेन हो रही है, मेंटेनिंग फैक्टर ना तो प्रेसिपिटेट था ना परपेचुएट था, ठीक है, बल्कि उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर था 4P, प्रोटेक्टिव फैक्टर ज्यादा था उसका, कोपिंग मैकेनिज्म तो उसकी कॉपी। अच्छा, मिसाल के तौर पे उसको अच्छी फ्रेंड मिल गई, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर बन गया। आपने कुछ लोगों को देखा जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, उनके सारे ढकने ढक जाते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म है ना। किसी को अच्छी सास मिल जाए तो बहू के ढकने ढक जाते हैं, अच्छी बहू मिल जाए सासों के ढक जाते हैं, फ्रेंड्स मिल जाए तो अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, अच्छे टीचर मिल जाए तो इसको जो हमने चौथा P पढ़ना है उसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो है वो अगर मिल जाए तो हमें थेरेपी में बहुत सपोर्ट मिलती है। चौथा P अगर हमारी लाइफ में, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हम देखते हैं, उसके मदर फादर सपोर्टिव हैं, मेरा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग है, तो हमें थेरेपी में, ट्रीटमेंट में प्लान करने में आसानी है, फॉर्मुलेट करने में आसानी है। लेकिन एक हमारी पेशेंट ऐसी है जो कि MBBS की स्टूडेंट है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, और वो कितनी दफा रिलैप्स होकर कितनी दफा मेरे पास आई है, और उसकी वजह यह है कि उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं है। बज़ाहिरन माँ बाप नार्सिसिस्टिक हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हम इसको बहुत करते हैं, इसका ख्याल करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपने ही टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। वो कहते हैं डिनायल फेज में, वो कहते हैं ये ऐसी ड्रामे करती है, ये ठीक नहीं हो, इसको बहुत चेक करवाया, या तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी हमें इनपुट मिले, हमें जल्दी प्रोटेक्टिव भी हो गया, परपेचुएटिंग भी हो गया, हमें जल्दी जल्दी से आउटपुट चाहिए, जल्दी से ये ठीक हो जाए, ठीक है। वो उसके लिए वेट तक नहीं करते, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स उसका मौजूद नहीं है। बाजारन तो वो कहते हैं हम इसको लेके आ रहे हैं, पैसा लगाने को तैयार है, हम इसको जो है ना यहाँ ट्रीटमेंट, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं दिखा रही, मतलब उसको भी उन्होंने उसका एक डिग्री समझ लिया है, उसकी ट्रीटमेंट को एक डिग्री समझ लिया है उसको, ठीक है। जैसे कि एक डिग्री है MBBS की, ये पढ़े ना पढ़ के और दिखाए ना, तो अब ये इलाज करवा रही है ना, तो अपने आप को ठीक होके दिखाए ना, ये करके दिखाए ना, यानी कि हर चीज उसका रिवॉर्ड है, हर चीज उसका एक मेडल है कि ये अब इसको ट्रीटमेंट हम दिला रहे हैं तो ये ठीक होके दिखाए ना, हम तो इसको लेके आ रहे हैं, इसका काम है ठीक होना, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर गायब हो गया और प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। इस केस में प्रेसिपिटेट भी है, ठीक है, हाँ, और परपिचुएट भी है इसमें, ठीक है। परपिचुएट भी है ना कि माँ या बाप मेंटेन कर रहे हैं उसके वर्सन होने में, ठीक है। तो बस इतना आपने काम करना है। हाँ, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। प्रेसिपिटेट ये हुआ कि मदर ने उसको जो है, जब MBBS में थी तो मुस्तकिल एक प्रेसिपिटेट वाली सिचुएशन थी कि हर वक्त जो है ना वो एक ट्रॉमा है कि ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो। अब वो बच्ची पता क्या कहती थी, वो कहती कि मुझे ना मूवीज देखने का शौक था, मुझे आर्ट वर्क का शौक था, मैं मूवीज देखती थी, और मुझे इन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम्हारी मूवीज की वजह से तुम फेल होगी, तुम ये जो मूवीज देखती हो तुम फेल होगी। तो ये क्या कौन सा फैक्टर हुआ, ये वाला जो है ये उसमें वो हो गया ना, जब उसकी अलामात सामने आई, फर्स्ट टाइम, तो फिर वो उसका प्रेसिपिटेटिंग, तो उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो उसको शुरू में तकरीबन यूं समझ लें कि 20 ईयर की एज में, 19-20 ईयर की एज में उसको, अच्छा हाँ, फिर उसने कहा कि मैंने एक दिन मूवीज देखी और मैंने इतना पढ़ा, लेकिन मैंने इतना नहीं पढ़ा, तो डॉक्टर साहबा ये हुआ कि ना अगले दिन जो मैंने पेपर्स दिए ना वो उसमें मैं वाकई फेल हो गई। तो मेरी अम्मी ने कहा देखा मैंने तुम्हें कहा था ना ये ऐसे, और बहुत डांटा लान तान की माँ बाप ने, और
बाकी के 3 बहन भाई जो हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं और वो बड़े आला जा रहे थे, आगे जा रहे थे। तो इस चीज ने मुझे इतना ट्रिगर किया कि वाकई इसका मतलब है मैंने मूवीज यकदम देखनी बंद कर दी। और मैंने सोचा कि अगर मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया कि मैंने देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं फेल हो गई। उस दिन से उसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो गई और वो स्ट्रेस में रही। स्ट्रेस के बाद फिर वो मजीद काम खराब हो गया। तो प्रेसिपिटेट फैक्टर था। प्रेसिपिटेट फैक्टर्स के सामने अगर आप सिंपल ये लिख लें और मान लें कि ये आपकी शुरुआत है, ट्रिगर है, ठीक है, ये आपका ट्रिगर है। शुरू हुआ कैसे था? इमीडिएट इश्यूज और इवेंट दैट हैव कॉज्ड द पेशेंट टू प्रेजेंट देयर इन, जो इस वक्त उसकी कंडीशन है, उसका जिम्मेदार क्या चीज थी? जैसे मेडिकली भी हमें होता है ना, प्रॉब्लम पहले से स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन ना हम कहते हैं कि मसला पहले से स्टार्ट हो रहा था लेकिन इस चीज से हुआ है हमें, मतलब हमने ये चीज खाई थी तो फाइनली वो ट्रिगर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परच्युएटिंग फैक्टर क्या होता है? वो ये होता है कि हम मुस्तकिल पानी ठंडा पिए जा रहे हैं तो वो मेंटेन हो रहा है, वो वर्सन हो रहा है, ठीक है। गले खराब की अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को भी मैं एग्जांपल्स देती होती हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक चीज ले रहे हैं और दूसरी नहीं ले रहे, गले खराब की दवाई नहीं ले रहे, आप सिर्फ पैनाडोल खा रहे हैं, तो आपको बुखार तो उतरेगा लेकिन गला तो ठीक नहीं हुआ, कॉज नहीं ठीक हुआ। अब हम जिस पेशेंट की बात कर रहे थे, वो पैनिक डिसऑर्डर में उसने बाकी चीजें तो कर ली, बिहेवियरल एक्टिवेशन कर ली, थेरेपी में बिहेवियरल एक्टिवेशन कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली, अलामात में थोड़ी बहुत कमी आ गई, लेकिन जब उसने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं ली, सिंपल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं ली, तो उसके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हुए, उसके मसले तो हल नहीं हुए, है ना। मसले तो वहीं के वहीं है। उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं या उसको बार बार लग रहा है कि मुझे वही मैं दोबारा फिर से मुझे एपिसोड आएगी, पैनिक हो जाऊंगा मैं और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अनदर पैनिक अटैक का खौफ होगा, तो वो तो सीबीटी से ठीक होनी है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, तो उसकी इस केस में हम हर केस में ये 4 पीस जब तलाश करेंगे तो एज सच हमें उसमें मिलेगा, ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में हमें मिल जाएगा एक अच्छा टूल मिल जाएगा कि हमने उसको कैसे से डिजाइन करना है। परपेचुएटिंग फैक्टर्स मेंटेनिंग हो गए और प्रेसिपिटेटिंग हो गए, जो जड़ थी, ठीक है, जिसने उसको असल में शुरुआत दी, और प्री डिस्पोज थी कि वो तो पहले से ही उस माहौल में था, वो चीजें पहले से ही वो पोर्न था उस चीज से, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक छोटे मोहल्ले में यूं समझ लें कि बहुत ऑकवर्ड और पुराना मोहल्ला है, तो वहां पे जो बच्चा रहेगा, परवरिश पाएगा, वो ऑब्वियसली वैसे ही होगा ना, क्योंकि वो वहां मौजूद है, उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसके आसपास, वो पहले से प्री डिस्पोज है। और प्रेसिपिटेट ये के साथ में जी उसको कोई डेथ वगैरह हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इवेंट हो गया, या उसकी अपना टांग बाजू टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसा मामला जिंदगी में आया जिसने उसको गिरा दिया। और थर्डली ये कि मेंटेनिंग ये है कि कोई फिगर ऐसी आसपास है जो उसको मेंटेन कर रही है, कोई ऐसा फैक्टर है जो उसको सपोर्ट नहीं दे रही और वर्सन हो रही है, कंडीशन वर्सन हो रही है। तो आखिरी आ जाता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। प्रोटेक्टिव फैक्टर वो होता है जो आपको स्टक होने से बचाए, उसमें से निकाले, ठीक है। पर्सन स्ट्रेंथ्स पे काम करे, सच एज कॉम्पिटेंस, स्किल, टैलेंट, इंटरेस्ट, सपोर्टिव। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो होता है ना, ये माँ बाप बहन भाइयों में से कोई एक होता है जो उसके पीछे लगा रहता है, वो कहता नहीं तुम ये करो, तुम ऐसे करो, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, वो उसकी जिंदगी की एक हीरा होता है, ठीक है। ऐसे लोग दूसरों को भी खड़ा कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा प्रोटेक्टिव फैक्टर मेरे हस्बैंड है। अगर आप एक औरत के पीछे उसके शौहर का साथ ना हो तो प्रोटेक्टिव फैक्टर ही अगर नहीं है तो फिर बाकी वो खड़ी नहीं हो सकती, बहुत सी चीजें उसकी नहीं उस तरह से स्टेबल हो सकती, ठीक है। इसी तरह शौहर है,
इतना आसान काम नहीं होता इनको बुकिंग देना भी। वो कहती सारा कुछ अभी ही बता दो कैसे करोगी क्या करोगी। अच्छा जी, चलें जी, हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पढ़ रहे थे और एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स सच एज कोपिंग स्किल, सपोर्ट सिस्टम, गुड फ्रेंड्स, फैमिली, गुड हेल्थ, अटैचमेंट स्टाइल, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स, जिसको साथी अच्छा मिल जाए, जिसको काम करने वाला अच्छा मिल जाए, जिसको टीचर अच्छा मिल जाए, जिसको वो कहते हैं ना कि उस्ताद अच्छे मिल जाए तो भी जिंदगी संवर जाती है, और औलाद अच्छी मिल जाए तो भी जैसे मेरी ना एक जानने वाली है, वो अकेली एक ही बहन थी, ठीक है, तो वो अक्सर कहती थी मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। अल्लाह ताला ने ना शादी के बाद उनको 3 बेटियां दी। नहीं नहीं मेरी बहन कोई नहीं, नहीं नहीं मेरी माँ नहीं थी, माँ फौत हो गई थी जल्दी, तो माँ भी नहीं थी, मेरी बहन भी नहीं थी। तो फिर उनके बाद अल्लाह ने उनको 3 बेटियां दी और तीनों बेटियां उनके साथ अब ऐसे हैं जैसे बहनें हैं। अल्लाह ताला ठीक है, पूरा कर देता तो है। वो इमोशनल जो उनका एक उन्होंने अपनी इमोशंस को जैसे वेंटिलेट करना होता था बहन के साथ या माँ के साथ, तो 3 बेटियां हैं आसपास। हाँ, तो ये क्या है? ये फिर उनके प्रोटेक्टिव फैक्टर। हाँ, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो अल्लाह मियाँ जिसको चाहे बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दे देता है, और अगर किसी के पास प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ना हो तो वो मेंटल हेल्थ डिक्लाइंड चला जाता है, और फिर जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो फिर उसको या तो बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक मेरी पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी और वो स्किज़ोफ्रेनिया से नॉर्मल हुई है। वो इतनी नॉर्मल हो गई है कि उनकी अब जो है ना वो जॉब की है, शादी की है, हर चीज़ मेंटेन की है। और जब उनको स्किज़ोफ्रेनिया था तो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, और उसकी वजह से वो एक दफ़ा जो है ना वो डाइवोर्स हो चुकी हुई है, 3 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर बता रही थी मैं, उसका प्रीडिस्पोज फैक्टर नहीं था, प्रेसिपिटेट फैक्टर ये था कि ससुराल में ना बहुत ही बुरा सलूक हो रहा था, और जो है ना साथ में शौहर की अदम तवज्जो, शौहर बाहर रहता था, फोन पे बात नहीं करता था और साफ कह देता था कि मैंने तो यहाँ पे शादी करनी, मैंने तुम्हारे माँ बाप के कहने पे, तुम्हारे अपने माँ बाप के कहने पे जबरदस्ती शादी कर लिया। तो मुस्तकिल अदम तवज्जो, घर वालों की ज्यादती, परेशानी, और बच्ची थोड़ी सी सेंसिटिव थी। प्रीडिस्पोज किस तरह से थी कि वो थोड़ी बहुत सेंसिटिव थी, उसकी पर्सनैलिटी। अब साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोज, आसपास कोपिंग स्टे, अब उसके मैकेनिज्म भी नहीं था, दोस्त भी नहीं था। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फिर बाद में कौन सा मिला? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ये मिला कि उसके फादर ने कहा कि जो भी है, जब वो तलाक होकर घर आ गई और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, मेडिकेशन पे थी, फिर उसको हमने थोड़ा सा उसको डीएक्टिव किया, उसके स्किज़ोफ्रेनिया को थोड़ा सा डीएक्टिव किया मेडिकेशन के साथ। थोड़ा सा जब वो एक्टिव स्टेज से डीएक्टिव स्टेज में आ गई, फिर हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट की। थेरेपी इज़ अ बिग चैलेंज कि डिल्यूजनल थेरेपी और स्किज़ोफ्रेनिया की सीबीटी या फिर उसकी थेरेपी करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिसके पास प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा वो स्किज़ोफ्रेनिया भी ठीक हो जाएगा उसमें भी। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं होगा तो ना तो एंगर मैनेजमेंट होगी, छोटे से छोटा मसला भी फिर मुश्किल से ही हल होगा, चांस ही है। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर ये हुआ कि उसके वालिद ने कहा कि मैडम देखें, मैं इसको हफ्ते में 2 दफा लाऊंगा, आपने इसे ठीक करना है बस। मैं लेके आता रहूंगा, अब आप बताएं क्या करना है। ठीक है। और वो बाकायदगी से लेके आ रहा है, बाकायदगी से लेके आ रहा है, सारे होमवर्क्स हो रहे हैं। अच्छा, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में एक बहुत अच्छी चीज ये है, एक फैक्टर ये है कि अगर पेशेंट होमवर्क करता है, जो उसको सिखा के भेजा जाता है उसको अप्लाई करता है, खाली बातें थोड़ी करनी होती हैं, चीजें सिखा के भेजनी है, आपने इस चीज को ऐसे करना है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर ये भी बहुत है। ठीक है। अच्छा जी, केस स्टडी एक पढ़ लेते हैं। 37 इयर्स ओल्ड एमा बड़ी डेडिकेटेड थी जॉब की तरफ, न्यूरोसर्जन थी। ठीक है। अच्छा, आगे बताएं क्या हुआ उसके साथ? उसमें ये था कि बहुत ज्यादा वो जॉब से रिलेटेड डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी, और लेकिन उसकी फैमिली में डिप्रेशन का इशू था, और इसकी वजह से वो ये है कि, और दूसरा ये कि उस डिप्रेशन के इशू की वजह से थोड़ी सी टेंडेंसी थी उसकी उस तरफ, और हस्बैंड के साथ भी वो फिर क्योंकि ज्यादा काम प्रीडिस्पोज थी वो,
ठीक है, थोड़ी सी हाँ प्रीडिस्पोज थी डिप्रेशन की वजह से। ठीक है। और फिर हस्बैंड के साथ उसका इस बात पे इशू होता था कि वो बहुत ज्यादा काम करती है, उसको टाइम नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स हो गई। और जो उसका जो था ना रिलेशन, वो अपने, लेकिन ये कि वो अपने काम में अपनी बहन से मिलने जाती थी और उसकी भांजी के साथ अच्छा रिलेशन था और वो भी बड़े अच्छे उसके साथ गुड देती थी रिमार्क्स कि वो सपोर्टिव है ये वो। अब इसमें ये है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो उसकी हिस्ट्री है फैमिली की डिप्रेशन की, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ये है कि वो डिवोर्स उसकी हुई थी रिसेंटली, और बहुत से जो कि बन सकता था बायस इसका आगे, मतलब उसको प्रॉब्लम तो नहीं थी लेकिन ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन सकता है। और परपेचुएटिंग फैक्टर ये है कि बहुत ज्यादा काम करना, और फिर उसकी दोस्त वगैरह कोई भी नहीं सोशलाइज नहीं करती थी वो, ये भी इसकी परपेचुएटिंग फैक्टर है। हाँ। और इसके अलावा जो है प्रोटेक्टिंग फैक्टर ये है कि उसकी बहन और उसकी भांजी जो है ना, और डेडिकेशन जो है उसका काम के साथ, वो उसके लिए जो है ना प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। ठीक। अच्छा, ये जो होते हैं ना 4 P's, ये जब भी केस स्टडी करनी है तो आपने अपने केस में से 4 P's निकालने हैं। आपने केस स्टडी में पूरा एक टॉपिक डालना है 5 P's ऑफ द पेशेंट, जो मैंने आपको लिखवाया भी था शायद, है ना? तो उसमें आपने 4 P's निकालने हैं। जैसे कि मेरे पास ये केस था, तो उसमें प्रीडिस्पोजिंग उसकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, जो उसकी पर्सनैलिटी बचपन से बनी थी, ठीक है, एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी थी। और प्रेसिपिटेट ये हुआ कि स्लीप डेप्रिवेशन होना शुरू हो गई, सोता नहीं था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे, ठीक है, यानी कि इन चीजों ने ये चीज जड़ बनी उसकी बीमारी की। फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, ठीक है, और नेगेटिव परसेप्शन थी, हर चीज में से नेगेटिव चीजें निकालता था, पर्सनैलिटी थी ना शुरू से। तो प्रेसिपिटेट, परपिचुएट का मतलब है मेंटेनिंग फैक्टर। किसने मेंटेन किया कि उसकी लाइफ के चैलेंजेस आ रहे थे, उसके आगे आगे बार बार आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, यानी कि रुक नहीं रहे थे, ठीक है, कोई ना कोई चैलेंज आ रहा था, स्ट्रेस था काम का, जॉब मुस्तकिल नहीं मिल रही थी, एक तो जॉब चली गई ना तो फाइनेंशियल इशू आ गए, एक ये कि मिल नहीं रही थी, दूसरा ये कि सिस्टर्स और बहन भाइयों की तरफ से इतनी खास रीइंफोर्समेंट नहीं थी, यानी कि वो बार बार कहते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो बार बार आसपास के लोगों का कहते रहना, कानों में सुनाई देते रहना, ये चीज मेंटेन करती है। मिसाल के तौर पे अगर इसको उलट कर लेना, तो अगर हम बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों की तारीफ करते रहें, चीजें बेटर होती हैं। आप ये करके देख लें, आप इर्द गिर्द के लोगों, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोगों से आपको शिकायत है, लेकिन आप उनके पॉजिटिव पहलुओं की तारीफें करते रहें, तो इसमें कोई मजाक नहीं है, ये कोई गलत तारीफ नहीं है, ठीक है। जो अच्छी बात है भाई, आपने ये तो आप नहीं करते, लेकिन आप माशाल्लाह इस चीज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये चीज आप बोल, तो आपको ये पता चलेगा कि वो मेंटेनेंस, अगर आप इन पीस को उल्टा कर लेना तो एक बेटर पर्सनालिटी बनती है, एक बेटर एनवायरनमेंट बनता है, बेटर एक चीज बनती है। इसी तरह प्रोटेक्टिंग फैक्टर क्या बोला, रेगुलर ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट के लिए वो ले आते थे, ठीक है, उसकी उन्होंने छुट्टी नहीं की, ठीक है। और फैमिली जो थी, वो जो मदर थी और फादर थे वो प्रोटेक्टिव थे, बहन भाई जो थे वो रिइंफोर्समेंट करती थी। इसके अलावा जिस चीज ने उसको परपिचुएट किया वो उसकी फिजिकल इलनेस थी कि वो खाना सही से नहीं खाता था, तो वो वीक हो गया था, ठीक। इसी तरह अच्छा, इसमें ना 5 P's का ना जो तीसरा 5वां P हम ऐड करते होते हैं, उसके बारे में मैं बता दूं, वो हम रिस्क फैक्टर्स ऐड करते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो हीमोग्लोबिन, स्ट्रेस लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट्स विद हस्बैंड, फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब प्रिकॉशंस कह सकते हैं ना, ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जो, मतलब कि ना ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी वक्त भी तीली लगा सकते हैं, आग लगा सकते हैं, ठीक है, ये उसकी जिंदगी के रिस्क फैक्टर्स है। तो इस जो केस आपने ये पढ़ा है ना, इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ये है कि वो पहले से उसकी हिस्ट्री थी डिप्रेशन की, और ऊपर से प्रेसिपिटेट हो गया, डाइवोर्स हो गई, ठीक है। जब डाइवोर्स हुई तो उसको मेंटेन किसने किया, फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा कमाना पड़ा, अकेले तो थी, सोशल आइसोलेशन, ठीक है।
और प्रोटेक्टिंग फैक्टर ये हुई कि सिस्टर और उसकी कोई ना कोई भांजी भतीजी जो थी वो उसको थोड़ा सा ख्याल कर रही थी। और एक चीज प्रोटेक्टिंग फैक्टर ये है कि अब वो बिजी थी, वो अपने काम की तरफ उसका लगन थी। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टिंग फैक्टर है कि लोग जब अपने काम की तरफ लगन रखते हैं और मसरूफ रहते हैं तो वो बहुत सी मेंटल हेल्थ से बचे रहते हैं। लेकिन उनके अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी, अब प्रोटेक्टिंग फैक्टर तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है कि एक बंदा कहता है जी मैं बीमार हूं, मैं उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, लेकिन उसके पास प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स उसने बनाए नहीं। ना तो उसने काम शाम किए, ठीक है, फारिग होकर बैठ गया, घर वाले वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बीमारी उसको आ गई, खाने की वजह से वो वीक हो गया, हेल्थ एक्सरसाइज वो नहीं करता, बाहर वो नहीं निकलता, सूरज की रोशनी वो नहीं देखता, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव, एक दो फ्रेंड्स थे उससे भी बात करनी बंद कर दी, उन्होंने भी, वो भी नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, उनको मनाया नहीं, ठीक है। एक उसकी हॉबी थी, कोई किसी किस्म की हॉबी थी, वो हॉबी भी उसने छोड़ दी। तो आपके प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स जितने ज्यादा होंगे वो आपके लिए फायदेमंद है। सेकेंडली ये कि प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स जो है ना वो हमने खुद तलाश करने होते हैं, हमने खुद अपने इर्द गिर्द बनाए। जैसे अगर एक समझदार, पेशेंट्स भी बहुत किस्म के होते हैं, एक समझदार अगर क्लाइंट होता है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो ये सोचता है कि मुझे ना मसरूफ रहना चाहिए ताकि मैं ठीक रहूं, ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट है मेरी जो कि मसरूफ रहती हैं बहुत घर के कामों में, सारी चीजों में, तो उनको जो है ना वो इस प्रोटेक्टिंग फैक्टर ने ना कम से कम ज्यादा बीमार होने से बचाए रखा। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो कहता है मेरे ये मसले हैं, ये चीजें हैं, तो हम उसको बताते हैं कि ये जो आप बचे हुए हैं ना, आप इन चीजों से बचे हुए हैं। इसलिए पूछते हैं कि आप फारिग औकात में क्या करते हैं, टाइम कैसे गुजारते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट जो है वो जॉब करता है, ठीक है, और किसी लेक्चरशिप में है या स्टूडेंट है या फिर एक 9 to 5 की जॉब करता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आप अभी तक कई चीजों से बचे हुए हैं, ठीक है। आप कई चीजों से बचे हुए, कई नुकसान से बचे हुए हैं। अगर ये भी ना होती तो फिर आपको और भी मसाइल होते हैं। तो वो कहता है नहीं मैं तो थक गया हूँ ये जॉब करते, लेकिन आपने ये जॉब छोड़नी नहीं है। नहीं, आपने ये ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन नहीं होना, ठीक है। लेकिन वो बार बार इजहार करता है कि मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मैं दिल करता है मैं जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन उससे कहते हैं ये आपने मेंटेन करते रहना। अगर आपने ये भी छोड़ दिया आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाएगा और आप वेले होके भी बैठ जाएंगे। सही, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम जो अगला लेक्चर है वो करेंगे किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हम बच्चों के डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, उस पर सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्रिसाइज होगा क्योंकि हम उस पर डिटेल नहीं, इतनी डिटेल, लेकिन उस पर बहुत हम क्लिनिक के लिहाज से प्रोफेशनली जो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है उस पर बात करेंगे, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं खास तौर पे उस पर बात करेंगे, बजाय कि हम थ्योरी पे बात करें। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये देखना कि उसकी हैंडलिंग कैसी है, उसकी पहचान कैसी है। तो क्लिनिक के प्रोफेशनली जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, वो ये बताती है कि आपने पेशेंट को टैकल कैसे करना है, आपने उसकी ट्रीटमेंट और आपकी डायग्नोसिस में करना क्या है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो आप अगला लेक्चर जरूर सुनिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।